नमस्कार दोस्तों। इस पूरे वीडियो के सीरीज में हम अध्ययन करेंगे भारतीय कला का परिचय। भारतीय कला का परिचय कक्षा 11वीं के लिए जो पाठ्य पुस्तक है हम इसका अध्ययन करेंगे। भारतीय कला का परिचय भाग 1 है और कक्षा 12वीं के लिए जो आती है 12वीं कक्षा के लिए वो भाग 2 रहता है, भाग 2 होता है। तो क्या क्या हमें पढ़ने हैं ये हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक है और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद लगभग 50 दशकों से लगातार विद्यालय शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए कार्यरत है। विगत वर्षों में खासतौर पर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूप 2005 के पश्चात पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, उनकी प्रस्तुति एवं अंतर विषय दृष्टिकोण में अभ्यास के प्रश्नों इत्यादि में विशेष बदलाव देखने को मिलता है। इन प्रयासों ने पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थियों के लिए सहज बनाया। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो छात्र के लिए विद्यालय स्तर का अंतिम चरण है, उन्हें विषयों के अधिक विकल्प मिलने चाहिए जिससे वह आगे उच्च शिक्षा अथवा व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। इस दृष्टिकोण से परिषद द्वारा सर्वप्रथम कला के अनेक विषयों में पाठ्य चर्चा एवं पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। शिक्षा के इस चरण में ललित कला के पाठ्यक्रम को एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से आकलित किया गया है, जिससे वह उच्च माध्यमिक स्तर तक का दिया जाने वाला सामान्य ज्ञान का विषय न होकर एक अध्ययन के विशेष विषय के रूप में देखा गया है। इन कक्षाओं में ललित कला के अधिगम के उद्देश्य भी मुक्त अभिव्यक्ति का माध्यम न होकर विद्यार्थियों के कौशल विकास और उनके द्वारा अपनी शैली और विशिष्ट माध्यम से काम करना है। इस स्तर पर दृश्य कला के विद्यार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे भारत एवं विश्व के कला इतिहास की समझ भी बनाएं। कला इतिहास कला के अध्ययन का ही एक भाग है और स्वयं में एक अलग विषय भी, जिससे विद्यार्थी अपनी विरासत के बारे में जान पाते हैं। ज्ञात है कि देश की विभिन्न परिषदें दृश्य अथवा ललित कला विषयों को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ाती हैं, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवहारिक कला और अथवा व्यावसायिक कला जैसे विषय शामिल हैं। इन सभी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के पश्चात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इस कार्यक्रम में प्रयोग के अतिरिक्त सिद्धांत का हिस्सा भी शामिल है, जिससे देश की कला, ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य के विषय में विद्यार्थी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कक्षा 11 के लिए भारतीय कला का परिचय भाग 1 नामक पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया गया है। कक्षा 11 की इस पाठ्यपुस्तक में प्रागैतिहासिक काल के गुहा, भित्ति चित्रों एवं परंपरा, उसका बौद्ध काल में और उसके बाद देश के विभिन्न भागों में बौद्ध, जैन एवं हिंदू मूर्तिकला और स्थापत्य कला में विस्तार देखने को मिलता है। इंडो इस्लामिक काल में कला के निर्माण के एक नए युग का आरंभ हुआ। इसके अंतर्गत अनेक विशाल किलों, मस्जिदों, मकबरों और महलों का निर्माण हुआ, जिसकी विभिन्न शैलियों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। इस तरह विद्यार्थियों का परिचय भारत की संस्कृति से कराया गया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान पाठ्य चर्चा एवं पाठ्य पुस्तक समितियों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम की प्रशंसा करती है। हम इस पाठ्य पुस्तक की निर्माण समिति के मुख्य सलाहकार तरण परिमू ये है इसके लिए, और प्रस्तावना के देख लेते हैं, दृष्टि डाल लेते हैं प्रस्तावना पर। क्या है प्रस्तावना में? ब्रिटिश शासन काल में कुछ ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ भारतीय विद्वानों के साथ मिलकर भारत के अतीत का अध्ययन करने में अपनी सक्रिय रुचि दिखाई। उनके ऐसे प्रयासों के फलस्वरूप भारत में कला संबंधी स्मारकों के अध्ययन का कार्य सुव्यवस्थित रूप से हुआ। सर्वप्रथम ऐसे स्मारकों की सूची बनाकर उनका संचित लेख तैयार किया गया, जो भारत के अतीत के अवशेषों के सुस्पष्ट साक्ष्य थे। तत्पश्चात पुरातत्वीय खोजों और खुदाइयों का काम शुरू किया गया, जिसके फलस्वरूप अनेक कला संबंधी ऐतिहासिक स्थलों का पता चला। शिलालेखों तथा उत्कीर्ण लेखों को पढ़ा और समझा गया। प्राचीन सिक्कों, मुद्राओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। ऐसी जानकारियों के आधार पर हमें अतीत की कलात्मक परंपराओं को जानने समझने में सहायता मिली। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ धर्म के इतिहास का भी अध्ययन किया गया और पुरानी प्रतिमाओं, मूर्तियों एवं चित्रों को पहचानने का कार्य प्रारंभ हुआ, जो आरंभिक ज्ञान एवं विद्वता को जानने समझने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन बन गया। वैसे तो कला के इतिहास का अध्ययन पुरातत्वीय अध्ययनों के क्षेत्र में ही विकसित हुआ था, किंतु अब इसे एक विशिष्ट शास्त्र यानी अलग विषय के रूप में मान्यता दी गई है। पाश्चात्य देशों में प्रमुख रूप से यूरोप में इस विषय के अनेक प्रणाली तंत्रीय साधनों की सहायता से पर्याप्त उन्नति की है, किंतु भारत में अभी तक यह अनुसंधात्मक प्रणालियों में विकास की इस प्रक्रिया तक ही सीमित है। चूंकि कला के इतिहास का अध्ययन व्यापक प्रलेखन तथा उत्खनन कार्यों के आधार पर विकसित हुआ है, इसलिए कलात्मक वस्तुओं का वर्णन
इस विषय के अध्ययन का प्रमुख आधार बन गया है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में ऐसे बहुत ही कम उल्लेखनीय अध्ययन किए गए जहां चिंतन का विषय सर्वसाधारण वर्णन से आगे बढ़ा हो और अध्ययनकर्ताओं ने वर्णन के अलावा कुछ और भी विवेचन किया हो। अनेक स्मारकों, मूर्तियों और शैलियों का नामकरण तत्कालीन राजवंशों के आधार पर किया गया, जैसे मौर्य कला या मौर्यकालीन कला, सातवाहन कला, गुप्तकालीन कला आदि। इसके अलावा कुछ कलाकृतियों के नाम का नामकरण धार्मिक आधार पर भी किया गया, जैसे बौद्ध काल, हिंदू काल और इस्लामिक या मुस्लिम काल। लेकिन इस तरह निर्धारित किए गए नाम कला की परंपराओं को समझने के लिए उपयोगी नहीं है। मध्ययुगीन कला और वास्तु संबंधी स्मारकों को अनेक रूपों में राजवंशों का संरक्षण मिला, लेकिन इससे पहले के ऐतिहासिक कालों को भी राजवंशों के नामों से जोड़ दिया गया और वे आज भी प्रचलित हैं। तो ये प्रस्तावना का कुछ भाग रहा। प्रस्तावना के शेष भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।